हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीपीएच और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्री टर्म लेबर का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया, प्री रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक होना। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में और एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल कितना होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये सीरीज वाइज चला रही हूँ दोस्तों, और वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीडी की गणना करने का सूत्र है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों ईईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड, आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सपेंडेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंडेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि हम लोग संभावित तिथि ज्ञात करते किसका, डिलीवरी का। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 280 डेज। यहाँ पे इसका हम ईडीडी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ई डी डी बराबर, यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड भी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 280 डेज, ये होता है 280, यानी कि 9 मंथ में अगर यहाँ पे ये 7 रहता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये वही होता है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, मतलब लास्ट जो एलएमपी होता है उसका फर्स्ट डे से काउंट करें कब तक, 280 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविटा से संबंधित है, तो संबंधित समस्या कौन सी है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मिसकैरेज, यूटेराइन फाइब्रॉइड, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। राइट आंसर ऑल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविदा मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में इसका मतलब बताए हैं। एल्डरली मीन्स लेट प्रेगनेंसी, वैसी लेडीज जो बहुत ही लेट, यानी 35 वर्ष के बाद जो प्रेग्नेंट होती है उसे हम लोग एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविदा कहते हैं। तो इसके संबंधित कौन सी समस्या हो सकती है, मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन हो सकता है, यूटेराइन फाइब्रॉइड, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो राइट आंसर ऑल होगा। चलिए नेक्स्ट, एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविदा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों, महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 25 वर्ष की आयु के बाद, ये नहीं होगा क्योंकि 25 वर्ष की आयु नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है। महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 30 वर्ष की आयु के बाद हो, ये भी नॉर्मल चलेगा दोस्तों। महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 18 वर्ष की आयु के पहले कह रहा है, पहले नहीं, पहले है, पहले अगर होगा तो इसे हम लोग ईयरली, यानी कि ईयरली प्रीमिंग ग्रेविदा कहेंगे। और महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 35 वर्ष की आयु के बाद होती है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वह महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 35 वर्ष की आयु के बाद होता हो। चलिए नेक्स्ट, सबसे सामान्य प्रकार का असमान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। सबसे सामान्य प्रकार का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूटेराइन इनर्शिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यूटेराइन इनर्शिया गर्भाशयी संकुचन से संबंधित सबसे सामान्य समस्या है, जिसमें संकुचन की उपस्थिति के कारण गर्भाशय फीटस को बाहर की ओर धकेलने में असमर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रभावी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखे जा सकते हैं, कब देखे जाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें यूटेराइन इनर्शिया, कोलिकी यूट्रस, सर्वाइकल डिस्टोसिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। जो अप्रभावी कॉन्ट्रैक्शन कब देखे जाते हैं, तो यहाँ पे होगा यूटेराइन इनर्शिया, कोलिकी यूट्रस, सर्वाइकल डिस्टोसिया ऑल। नेक्स्ट,
जब प्रशम की प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवस्था की अवधि सम्मिलित रूप से 2 घंटे से कम हो तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तब इसे हम लोग रैपिड लेबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं? रैपिड लेबर। रैपिड लेबर क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में कितना अवधि होता है, यानी 8 से 10 घंटे मान सकते हैं, यानी 6 से 8 घंटा इतना, या फिर 8 से 10 फर्स्ट स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में जो क्या होता है, बेबी आउट होता है, इसमें फुल डायलेटेशन हो जाता है और इसमें बेबी आउट होता है। तो ये लगभग 2 घंटे का ये होता है। तो 8 2 10 घंटे कम से कम होना चाहिए, 10 से 12 घंटा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या करें 2 घंटे से कम। तो रैपिड मतलब बहुत ही जल्दी यह डिलीवरी हो जाना। चलिए नेक्स्ट, कोड प्रोलैप्स का कारण है। कोड प्रोलैप्स का क्या कारण है दोस्तों? राइट आंसर होगा यहाँ पे मिसप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एमनियोटिक फ्लूइड की अधिकता। राइट आंसर ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेज पीपीएच को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर रक्तस्राव होना। तो इसे हम लोग प्राइमरी पीपीएच कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्राइमरी पीपीएच। फिर क्या करा? बच्चे के जन्म के बाद लेकिन प्लेसेंटा के बाहर निकलने से पहले बेबी आउट हो गया लेकिन प्लेसेंटा नहीं निकला, उस टाइम जो ब्लीडिंग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड स्टेज पीपीएच। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच। फिर और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों कि प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद तथा बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर जो स्रावित होता है इसे हम लोग ट्रू पीपीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू पीपीएच। और प्यूपेरियम अवधि में योनि से रक्तस्राव होना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं दोस्तों। प्राइमरी पीपीएच जो बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर स्राव होना, इसे हम लोग प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और जो प्राइमरी पीपीएच हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों? जब बच्चे की डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होता है इसे हम लोग प्राइमरी पीपीएच कहते हैं दोस्तों। इसमें जो मैक्सिमम ब्लीडिंग होता है वह बच्चे के जन्म के 2 घंटे बाद ही हो जाता है। और इसमें क्या करा है? यह बच्चे के जन्म के बाद लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला, बेबी आउट हो गया लेकिन प्लेसेंटा नहीं आउट हुआ है, तो उस टाइम जो ब्लीडिंग होता है उसे हम लोग थर्ड स्टेज पीपीएच कहते हैं। और प्लेसेंटा के बाहर निकलने तथा बच्चे के जन्म से 24 घंटे के अंदर इसे हम लोग ट्रू पीपीएच कहते हैं। और प्यूपेरियम तक की अवधि को इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी पीपीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू पीपीएच को परिभाषित किया जाता है। ट्रू पीपीएच को कैसे परिभाषित किया? अभी हम लोगों ने बताया ट्रू पीपीएच को बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर स्राव होना, नहीं, बच्चे के जन्म के बाद लेकिन प्लेसेंटा के बाहर निकलने से पहले रक्तस्राव, ये तो हो गया थर्ड स्टेज। प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद तथा बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर रक्तस्राव होना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद तथा बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर जो रक्तस्राव होता है इसे हम लोग ट्रू पीपीएच कहते हैं। और ये तो पता है, ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी पीपीएच। प्यूपेरियम अवधि में योनि से रक्तस्राव होना, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। ये हो जाएगा हमारा बच्चे के जो 24 घंटे के अंदर जो होता है लेकिन मैक्सिमम ब्लीडिंग 2 घंटे, ये हो गया हमारा प्राइमरी पीपीएच। और बच्चे के जन्म के बाद लेकिन प्लेसेंटा जब नहीं निकला इसे हम लोग कहते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीएच का सबसे प्रमुख कारण है। पीपीएच का सबसे प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय की एटोनोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गर्भाशयी पेशियों में टोन की कमी या प्रभाव यानी कि एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस पीपीएच का प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से इक्लेम्पसिया के लक्षणों में शामिल नहीं है दोस्तों। तो इक्लेम्पसिया के क्या क्या लक्षण हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, इसका आंसर हम लोग देखे थे दोस्तों। क्या क्या सिम्टम है, तो पहला जो है हाइपरटेंशन मिलेगा, यानी कि जो बीपी रहेगा वो क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। फिर इसमें प्रोटीनूरिया मिलता है दोस्तों, और एडिमा, ये तीनों लक्षण इसमें मिलता है। तो देखिए बीपी का बढ़ जाना इसमें शामिल है शरीर में, यानी कि एडिमा शामिल, प्रोटीनूरिया यह भी शामिल है, लेकिन ये जो हाइपोटेंशन है यह इक्लेम्पसिया में नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलीवरी के 24 घंटे बाद होने वाली ब्लीडिंग को पीपीएच माना जाता है। 24 घंटे बाद होने वाली ब्लीडिंग को पीपीएच में कितना ml होगा, तो यानी कि जब रक्त की हानि 500 ml से अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 माह की गर्भावस्था के दौरान FHS होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि FSH मतलब बोले तो फीटल हार्ट साउंड होता है। यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड 5 महीने में कितना होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 150 पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी पीपीएच का कारण है, सेकेंडरी पीपीएच का क्या कारण है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा रिटेंड बीट्स ऑफ कोटिलिडोन्स, इन्फेक्शन, सब इन्वोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेकेंडरी पीपीएच हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि जब बेबी आउट हो गया, यानी बेबी आउट होने के 24 घंटे से लेकर 24 घंटे के बाद से लेकर प्यूपेरियम तक जो कभी भी ब्लीडिंग होता है, यानी प्यूपेरियम कितना दिन तक होता है, 6 वीक, यानी कि जिसे हम लोग 42 डेज तक यह होता है प्यूपेरियम अवधि। तो वहाँ तक किसी भी समय जब ब्लीडिंग होता है उसे हम लोग सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो उस समय अगर यूट्रस में इन्फेक्शन, सब इन्वोल्यूशन और रिटेन बीट्स ऑफ कोटिलिडोन्स होता है तो यह सेकेंडरी पीपीएच का कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थिति जब बच्चे के जन्म के आधे घंटे बाद तक भी प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलते तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर होगा रिटेन्ड प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं दोस्तों, यानी कि वैसा स्थिति जिसमें बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो नॉर्मली 15 से 30 मिनट तक में, 15 या फिर 20 मिनट तक में प्लेसेंटा निकल जाता है। और उतने समय में फिर भी प्लेसेंटा अगर नहीं निकलता, उसका कुछ पार्ट यूट्रस में ही रह जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा से में प्लेसेंटा निकल जाता है दोस्तों, मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट तक में अगर प्लेसेंटा नहीं निकलता है, उतने समय में अगर नहीं निकलता, उसका कुछ पार्ट प्लेसेंटा यूट्रस में ही रह जाता है, तो इसे हम लोग रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं और एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं दोस्तों। ये दोनों एपीएच के पार्ट है, तो इसका क्या क्या एक्सप्लेन वहाँ पे कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट। वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा सीधा मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा एक्रिडा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जिसमें प्लेसेंटा सीधे मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है उसे हम लोग प्लेसेंटा एक्रिडा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। परिपक्व अंडे के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं, परिपक्व अंडे के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, राइट आंसर है oogenesis। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी यहाँ पे सी लिखा है, ऑप्शन नंबर उल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला में निम्न में से किस संरचना के निर्माण के तुरंत बाद अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन कहाँ पे, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है दोस्तों, इस स्टेज में ओव्यूलेशन हो रहा है। तो किस स्टेप के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी oocyte। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। oogenesis प्रक्रिया में कौन सा सही क्रम है, तो सबसे पहले oogenesis प्रक्रिया में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है ओगोनिया, फिर प्राइमरी oocyte बनता है, यानी कि पहले ओवम रहता है, ओवम में पहले ओगोनिया होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सही क्रम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट।
प्राइमरी oocyte में प्रथम मियोटिक डिवीजन के बाद कौन सी संरचना का निर्माण होता है? देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ओगोनियम हो रहा है, फिर प्राइमरी oocyte के बाद कर रहा है, देखिए यहाँ पे मियोटिक डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक हो रहा है, फिर सेकेंड मियोटिक, फिर यहाँ पे छोटा है दोस्तों पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे इसके बाद क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है और इसके बाद क्या बन रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, ये दोनों का ही निर्माण हो रहा है। यानी कि ओगोनियम हो गया प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के बाद जो मियोटिक डिवीजन होता है उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है दोनों, यानी कि ए और सी दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी नहीं, यहाँ पे सी होगा, ए एंड सी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक oocyte में क्रोमोसोम की संख्या होती है, प्राथमिक oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो राइट आंसर है 44 + XX, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक oocyte में क्रोमोसोम की संख्या होती है, द्वितीयक oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 22 + X होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फीमेल में 22 + X, फिर एक और होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओवुलेशन हुआ है, देखिए ओवुलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, जायगोट, फिर पोलर बॉडी, इसमें नहीं दिखाया, देखिए नेक्स्ट फिगर में हम आपको बताएंगे कि 22 + X एक में होता है, फिर 22 + X इसमें भी होता है, दोनों में X, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी में दोनों में X ही था, इसीलिए इसमें भी 22 + X होता है, लेकिन मेल में X + Y होता है यहाँ पे दोस्तों। तो एक जो होता है 22 + X होता है, फिर दूसरा 22 + Y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, oogenesis के दौरान द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है, द्वितीयक oocyte का निर्माण कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अभी हम लोग पीछे के प्राथमिक oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन अंडाशयी पुटक की वृद्धि में सहायक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा FSH, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। FSH को हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का सही क्रम है, तो कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए इसे फिगर से हम समझते हैं। पहले होता है जर्म सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर होता है स्पर्मेटिड। चलिए इसे फिगर से हम समझते हैं। देखिए फिगर, पहले क्या है दोस्तों, स्पर्मेटोगोनियम, पहले क्या होता है, इसके पहले जर्म सेल होता है, जर्म सेल के बाद फिर स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर मियोटिक फर्स्ट होता है, फिर मियोटिक सेकेंड होता है, इसके बाद क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, तो फिर मियोटिक सेकेंड के बाद यहाँ पे स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। यहाँ पे जो ये स्टेज है दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है दोस्तों, जो कि फिगर में नहीं छूट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक ये स्पर्मेटोजेनेसिस है और यह oogenesis है। oogenesis वाले हम लोग पीछे स्लाइड में कर लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 44 + XY, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सॉरी नंबरिंग ऊपर हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कह रहा है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस में 2n है, यानी कि जितना क्रोमोसोम है यानी 44 + XY होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? द्वितीयक में कितने पाए जाते हैं? देखिए ये है सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 + Y और फिर होता है 22 + X, तो राइट आंसर हो जाएगा
बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी 22 + x होता है और प्लस 22 + y होता है। पीछे हम स्लाइड में बता चुके हैं, क्योंकि इसमें 2 XY क्रोमोसोम होता है दोस्तों, इसलिए यह दोनों ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह एंजाइम जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराने में सहायक होता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हम बता देंगे। और लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो इसमें देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही किया था दोस्तों। तो पोस्ट मैच्योरिटी को परिभाषित किया जाता है, पोस्ट मैच्योरिटी को कब परिभाषित किया जाता है, तो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से ही प्रसव प्रारंभ होना। नहीं, ये नहीं कहलाता है दोस्तों, ये तो फिर प्री कहलाएगा, प्री टर्म हो जाएगा। गर्भावस्था के 39 वीक्स पूर्ण होने पे ही प्रसव प्रारंभ होना, नहीं, ये भी नहीं होगा। पोस्ट बोल रहा है, गर्भावस्था के 40 सप्ताह पूर्ण होने पर प्रसव शुरू होना, नहीं। फिर क्या करा, गर्भावस्था के 42 सप्ताह यानी 42 वीक्स के बाद तक भी गर्भावस्था कंटिन्यू रहना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट मैच्योरिटी कह रहा है तो 42 वीक्स के बाद भी गर्भावस्था अगर कंटिन्यू है तो यह पोस्ट मैच्योरिटी होगा दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं है या कहाँ पे और सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सके दोस्तों। चलिए, और अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार में बीटीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप बिहार में एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग है तो आगामी आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करेगा दोस्तों। तो हम धीरे धीरे ही अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन अगर देगा तो अचानक ही एग्ज़ाम ले लेगा तो हम लोग को एक समय में बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे दोस्तों। और अगर आप नॉट सेट, BHU, JSSC या फिर अभी हाल में एक एग्ज़ाम आया है ESIC का भी फॉर्म आया, तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मैच होंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।